हेलो बच्चों। तो कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पर्यावरण का अर्थ। ठीक है बच्चों, आज हम पर्यावरण की परिभाषा पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने दी है। सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा थी E.J. रॉस के अनुसार। E.J. रॉस के अनुसार क्या है? पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अब दूसरी एनास्टासी के अनुसार मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव पेपर की दृष्टि से। अब तीसरी डेफिनेशन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एच फिटिंग के अनुसार पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है। ठीक है बच्चों, ये 3 डेफिनेशन हो गई जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम आपको इम्पोर्टेंट काम भी बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पढ़ें, उतना ही पढ़ना ज़रूरी होता है जो एग्ज़ाम में आना हो। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण की प्रकृति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, पर्यावरण की प्रकृति में सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्यात्मक आदि स्वरूपों को एक समग्र रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रकृति क्या है? पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है, यानी कि पर्यावरण हमेशा चलता रहता है, कभी भी स्थिर। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों, पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय सम्मिलित होते हैं, अतः पर्यावरण एक पृथक पहलू न होकर विभिन्न विषयों के ज्ञान को स्वयं में समेटे हुए है। चौथा पॉइंट है, पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। मतलब पर्यावरण हमें व्यक्तिगत रूप से भी लाभान्वित करता है और हमें सामूहिक रूप से भी लाभान्वित करता है, मतलब लाभ देता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार होते हैं। जो हमारे पर्यावरण में तत्व पाए जाते हैं वो उनमें अपार शक्ति होती है, अपार शक्ति के भंडार होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल है, वायु है, ये पर्यावरण में ही पाए जाते हैं। इनमें कितनी शक्ति होती है। खनिज हैं, ये भी पाए जाते हैं, इनमें अपार शक्तियाँ हैं। ठीक है बच्चों, छठवां पॉइंट है, पर्यावरण शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली आंतरिक बल एवं दूसरी बाह्य बल। ठीक है बच्चों, 7वां पॉइंट है, आंतरिक बल में गुरुत्व बल, केंद्रीय अपसारी बल तथा विवर्तनिक बल आदि आते हैं। विवर्तनिक बल भू संचालन, भूकंप, ज्वालामुखी व धरातलीय संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। बाह्य शक्ति के अंतर्गत सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वायु तथा जल वेग आदि सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, हमने इन दोनों पॉइंट्स में आंतरिक बल और विवर्तनिक बल दोनों के बारे में, विवर्तनिक बल मतलब बाह्य बल, इन दोनों के बारे में देख लिया है। ठीक है, 9वां पॉइंट है, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रियाएं कार्यरत रहती हैं। ये हम सभी को पता है। ठीक है, 10वां पॉइंट है, पर्यावरण की प्रत्येक कार्य प्रणाली नियमित ढंग से चलती है, जैसे पौधे की स्वपोषण प्रणाली तथा स्वकार्य संचालन गुण के कारण ही जैव जगत निरंतर क्रियाशील रहता है। 11वां पॉइंट है, पर्यावरण के कुछ तत्व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे जैव जगत, भौगोलिक स्थितियाँ, वर्षा, आर्द्रता, जल व मृदा के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पर्यावरण का कोई भी तत्व हो हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव ही डालता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। कुछ तत्व होते हैं पर्यावरण के जो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं और कुछ होते हैं जो परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। जैसे ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ओजोन गैस नहीं होगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और अपना हानिकारक प्रभाव डालेंगी, है ना। तो ये परोक्ष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है क्योंकि जो
जातियाँ या प्रजातियाँ स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाती हैं वे विलुप्त हो जाती हैं, तथा जो अनुकूलित हो जाती हैं वे अपने में विभिन्न नवीन लक्षणों को जन्म देती हैं तथा नई प्रकार की प्रजाति का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले से ही पढ़ा है डार्विन और लेमार्क के सिद्धांतों में। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण में जल, मृदा, खनिज लवण, जीव जंतु तथा वनस्पति की प्रचुरता होती है। यही प्राकृतिक संसाधन मानव की भौतिक प्रगति को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण में विविध प्रकार के जीवों के लिए आवास की व्यवस्था होती है, अतः अलग अलग आवासों में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। हर एक जीव एक ही आवास में तो नहीं रह सकता है, सबके आवास अलग अलग होते हैं, सारे जीव अलग अलग होते हैं तो उनके आवास भी अलग अलग होते हैं। लास्ट पॉइंट है पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसको पर्यावरण की क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, है ना बच्चों। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही पाए जाते हैं। अब जब आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे या जीव जंतु अलग प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। यही है पर्यावरण की क्षेत्रीय विविधता। पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है, यद्यपि सभी तत्व विशिष्ट परमाणुओं से बने होते हैं, तथापि सभी तत्व संगठित होकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण की प्रकृति मिली जुली है तथा कई तत्व मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आगे आने वाला टॉपिक है पर्यावरण के क्षेत्र या आयाम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।